और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन सभी टेस्ट का फुल टेस्ट PDF परचेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। पहला प्रश्न है, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024 किसने जीता है? कमला हैरिस या डोनाल्ड ट्रंप? देखिए 270 इलेक्टोरल वोट चाहिए होते हैं, इन्होंने जीते 295। तो इसका आंसर हो जाएगा डोनाल्ड ट्रंप, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कमला हैरिस को मिले 226 और डोनाल्ड ट्रंप ने 295। जीत के लिए कितने चाहिए? 270। तो अमेरिका में हुए, थोड़ा इसका थ्योरी देख लेते हैं। अमेरिका में हुए राष्ट्रपति चुनाव मतदान में डोनाल्ड ट्रंप ने जीत हासिल की है। और डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो रिपब्लिकन पार्टी के नेता हैं, और जो कमला हैरिस हैं वो हैं डेमोक्रेटिक पार्टी की। इन दोनों के बीच मुकाबला था। 270 इलेक्टोरल वोट का आंकड़ा पार कर लिया डोनाल्ड ट्रंप ने, और कुल कितने मिले? 295। और जो मेन भूमिका निभाई है वो अमेरिका के स्विंग स्टेट ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, जिसमें 3 महत्वपूर्ण राज्यों में ट्रंप ने जीत हासिल करके मुकाबला अपने नाम कर लिया। इन सभी टेस्ट का फुल टेस्ट PDF परचेस कर सकते हैं, नंबर इस पर व्हाट्सअप करके। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से स्पेस क्राफ्ट बनाने वाली कंपनियों की पहचान कीजिए। स्पेस एक्स, बोइंग, ब्लू ओरिजिन, लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड। लार्सन एवं टुब्रो लिमिटेड स्पेस क्राफ्ट तो बनाती नहीं है, भारत का बहुराष्ट्रीय निगम है ये। बोइंग बनाती है स्पेस क्राफ्ट, स्पेस एक्स बनाती है स्पेस क्राफ्ट, ब्लू ओरिजिन भी स्पेस क्राफ्ट बनाती है। तो 1 2 3 बी है इसका आंसर। 4 को हटा दीजिए, जहां जहां 4 है वो नहीं होगा। तो स्पेस क्राफ्ट तो दुनिया में 100 से अधिक कंपनियां बना रही हैं, लेकिन जो प्रमुख कंपनियां हैं वो यही हैं। ब्लू ओरिजिन हो गई, बोइंग हो गई, जैकब्स हो गई, स्पेस एक्स हो गई, ठीक है, लॉकहीड मार्टिन हो गई, मैक्सार स्पेस सिस्टम हो गया, और एरोजेट और रॉकेट डाइन। और जो कंटिन्यूसली काम कर रही हैं, स्पेस एक्स, बोइंग है, स्पेस एक्स एलॉन मस्क की कंपनी है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। साहित्य के नोबेल पुरस्कार 2024 से सम्मानित होने वाली लेखिका किस देश की हैं? हान कांग नाम है इनका, ये हैं दक्षिण कोरियाई लेखिका। सी है इसका आंसर। ऐतिहासिक आघातों और जीवन की नाजुकता का पता लगाने वाले गहन काव्यात्मक गद्य के लिए दक्षिण कोरियाई उपन्यासकार हान कांग को स्वीडिश अकादमी स्टॉकहोम स्वीडन के द्वारा वर्ष 2024 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हान कांग साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली दक्षिण कोरियाई लेखक हैं, जो दक्षिण कोरिया के साहित्यिक परिदृश्य के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। ठीक है, पहली है इसलिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। अक्टूबर 2024 में निम्नलिखित में से किस देश में फ्लैश फ्लड की घटना से कई लोगों की मृत्यु हो गई? ये है स्पेन। ठीक है, स्पेन में आई थी खतरनाक बाढ़, भी है इसका आंसर। तो अक्टूबर 2024 में स्पेन में घातक बाढ़ से कई लोगों की मृत्यु हो गई और दर्जनों लोग लापता हो गए। फ्लैश फ्लड की यह घटना स्पेन के आधुनिक इतिहास में सबसे घातक बाढ़ है। यह आपदा वर्ष 1967 के बाद से बाढ़ से संबंधित यूरोप की सबसे गंभीर त्रासदी बन गई है, जब पुर्तगाल में कम से कम 500 लोगों की मृत्यु हो गई थी उस समय। ठीक है, उसके बाद अब ये घातक हुआ इतना। स्पेन में फ्लैश फ्लड की घटना को और देखें तो देखिए, स्पेन में जो फ्लैश फ्लड है उसका कारण है मूसलाधार वर्षा, और इस भारी वर्षा का मुख्य कारण एक वार्षिक मौसमी परिघटना है जिसे डाना के रूप में जाना जाता है। स्पेन में डाना एक आम परिघटना है जो प्रायः पश्चिमी भूमध्य सागर में शरद ऋतु और वसंत के आगमन के साथ होती है। और यह सब कुछ क्यों हो रहा है? जलवायु परिवर्तन के कारण। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। भारत इंडोनेशिया का संयुक्त सैन्य अभ्यास गरुण शक्ति 1 से 12 नवंबर 2024 तक कहाँ आयोजित किया जा रहा है? देखिए, भारत और इंडोनेशिया के बीच है। पहली बार तो यही इंपॉर्टेंट प्रश्न है पहले तो, कि गरुण शक्ति जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है वो किन दो देशों के बीच है? तो भारत और इंडोनेशिया के बीच है। अभी आयोजित कहाँ हो रहा है? तो या तो भारत में आयोजित होगा या इंडोनेशिया में होगा। तो इस बार ये आयोजित हो रहा है इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया के जकार्ता में
तो कोची केरल को हटा दीजिए, अम्बाला हरियाणा को हटा दीजिए, जोधपुर राजस्थान को हटा दीजिए। भारत इंडोनेशिया का संयुक्त सैन्य अभ्यास है गरुण शक्ति, जो आयोजित हो रहा है सिजतुंग जकार्ता इंडोनेशिया में 1 से 12 नवंबर के बीच में। संस्करण पूछ ले तो 9वां संस्करण है। गरुण शक्ति अभ्यास के 8वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया था? 2022 में इंडोनेशिया में ही किया गया था। और दोनों देशों के बीच ये जो गरुण शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास है कब से हो रहा है? वर्ष 2012 से हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। हाल ही में एक सक्रिय ज्वालामुखी यानी एक्टिव वॉल्केनो माउंट लोबोटोबी लाकी लाकी में हुए विस्फोट से कई लोगों की मृत्यु हो गई। आपको बताना है कि यह ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। माउंट लेबोटोबी लाकी लाकी से कई लोगों की मृत्यु हो गई। यह ज्वालामुखी है इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया के फ्लोरेंस द्वीप में स्थित है ये। ठीक है, 120 से अधिक ज्वालामुखी हैं इंडोनेशिया में। तो हाल ही में इंडोनेशिया के फ्लोरेस द्वीप में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी माउंट लेबोटोबी लाकी लाकी में हुए विस्फोट से कई लोगों की मृत्यु हो गई। और इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह राष्ट्र है। इस देश में 120 से अधिक एक्टिव वोल्केनो हैं, सक्रिय ज्वालामुखी हैं। ठीक है, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा ज्वालामुखी कितने प्रकार के सक्रिय ज्वालामुखी होता है, सुप्त प्रसुप्त, इस तरह से होते हैं। ये सक्रिय ज्वालामुखी वो होते हैं जिनमें अक्सर विस्फोट होता रहता है। एक मृत ज्वालामुखी होते हैं जिनमें कई सालों से विस्फोट ही नहीं हुआ। सुसुप्त प्रसुप्त जिनमें बीच बीच में विस्फोट होते रहते हैं, बाकी वो शांत रहते हैं। तो करंट से प्रश्न यही बन सकता है, हाल ही में एक सक्रिय ज्वालामुखी या माउंट लेबोटोबी लाकी लाकी में हुए विस्फोट से कई लोगों की मृत्यु हो गई, कहाँ पर स्थित है या किस देश का है ये? इंडोनेशिया का। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। हाल ही में वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा कानून एवं व्यवस्था की स्थिति के संदर्भ में एक रिपोर्ट या इंडेक्स जारी किया गया है, यानी रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024। आपको बताना है कि इस इंडेक्स के अनुसार कौन सा देश कानून और व्यवस्था बनाए रखने के मामले में शीर्ष स्थान पर है विश्व में। भारत तो नहीं है, भारत की तो स्थिति 79 है। डेनमार्क है शीर्ष स्थान पर। ठीक है, दूसरा स्थान है नॉर्वे का। तो चर्चा में क्यों है ये? क्योंकि हाल ही में वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा कानून व्यवस्था की स्थिति के संदर्भ में रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 जारी किया गया। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स के प्रमुख संकेतक, यह सूचकांक 8 संकेतकों के आधार पर देशों का मूल्यांकन करता है। कौन कौन से वो 8 संकेतक? सरकारी बाधाएं, भ्रष्टाचार की अनुपस्थिति, पारदर्शी शासन प्रणाली, मौलिक अधिकार, सुरक्षा, विनियामक प्रवर्तन, न्यायिक नागरिक न्याय और आपराधिक न्याय। कौन से हैं वो 5 शीर्ष देश? डेनमार्क है प्रथम स्थान पर, नॉर्वे दूसरा, फिनलैंड तीसरा, स्वीडन चौथा, जर्मनी पांचवा। भारत की स्थिति देखें तो भारत 142 देशों में 79वें स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने वैश्विक क्षय रोग यानी टीबी रोग रिपोर्ट 2024 जारी किया। इस रिपोर्ट के मुताबिक निम्नलिखित में से कौन से वो दुनिया के 2 देश हैं जो वर्ष 2021 से वर्ष 2023 तक टीबी के वैश्विक मामलों में कुल वृद्धि के 45% के लिए जिम्मेदार हैं? भारत इंडोनेशिया, भारत सिंगापुर, भारत नेपाल, भारत भूटान। यानी सबसे ज़्यादा टीबी के मामले इन देशों में पैदा हुए 2021 से 23 के बीच में। और ये 2 देश हैं, एक तो है अपना प्यारा भारत और दूसरा है इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है ये। देखिए, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने वैश्विक क्षय रिपोर्ट 2024 जारी किया। वर्ष 2024 में दुनिया की 99% से अधिक आबादी और टीबी के मामले वाले 193 देशों और क्षेत्रों ने डाटा की रिपोर्ट की है। यह रिपोर्ट वैश्विक क्षेत्रीय और देश स्तर पर टीबी महामारी एवं रोग की रोकथाम, निदान, उपचार में प्रगति का व्यापक व अद्यतन मूल्यांकन प्रदान करती है। रिपोर्ट के निष्कर्ष देखें। मामलों की संख्या, वर्ष 2023 में भारत में लगभग 25.2 लाख टीबी के मामले रिपोर्ट किए गए, जो वर्ष 2022 में 24.2 लाख मामलों से अधिक है। ठीक है, तो बढ़ गए, कम होने की जगह।
वैश्विक योगदान देखें तो भारत और इंडोनेशिया विश्व के वो दो देश हैं जिन्होंने वर्ष 2021 से वर्ष 2023 तक टीबी के वैश्विक मामलों में कुल वृद्धि के 45% के लिए जिम्मेदार हैं। वो शीर्ष 5 देश देख लें तो भारत इंडोनेशिया तो हैं ही शीर्ष, इसके अलावा चीन, फिलीपींस और पाकिस्तान, ये पांचों देश हैं जो दुनिया भर में टीबी के मामलों में 56% के लिए जिम्मेदार हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। गरुण शक्ति अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है? ऊपर था ये प्रश्न। तो इंडोनेशिया में हो रहा है इस बार, इंडोनेशिया के जकार्ता में। तो गरुण शक्ति है भारत और इंडोनेशिया के बीच में, डी है इसका आंसर। तो गरुण शक्ति अभ्यास जो है भारत और इंडोनेशिया के बीच आयोजित किया जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 2012 में। जब ये वर्ष 2012 में हुआ था तो इसका प्रथम संस्करण था वो इंडोनेशिया में हुआ, फिर इसके बाद 13 में इसका दूसरा संस्करण हुआ, वो भारत में हुआ। और हाल ही में इसका 2024वां संस्करण यानी 2024 में जो नवा संस्करण है वो कहाँ हुआ? जकार्ता इंडोनेशिया में, सिजतुंग जकार्ता इंडोनेशिया। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के द्वारा भारत का पहला अंतर्ग्रहीय अंतर्ग्रहीय यानी मंगल और चंद्रमा एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहाँ शुरू किया गया है? कहाँ शुरू किया गया मतलब एक तरह से मंगल और चंद्रमा पर जाने से पहले प्री प्रैक्टिस है ये, ठीक है। एक ऐसा वातावरण एक खास जगह पर तैयार करना और उसकी प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो ये है जगह लेह लद्दाख में, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। देखिए, हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के द्वारा भारत का पहला अंतर्ग्रहीय एनालॉग अंतरिक्ष मिशन लेह लद्दाख में शुरू किया गया। और एनालॉग अंतरिक्ष मिशन के बारे में जाने तो उद्देश्य क्या है इसका? इस मिशन का उद्देश्य है अंतर्ग्रहीय आवास स्थितियों का अनुकरण करना। इससे वैज्ञानिकों को पृथ्वी से परे मतलब चंद्रमा और मंगल पर एक स्थायी बेस स्टेशन स्थापित करने की व्यवहार्यता का पता लगाने में मदद मिलेगी। यह मिशन मंगल और चंद्रमा पर चरम स्थितियों का अनुकरण करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे भारत अपनी मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमताओं को बढ़ा सकेगा। जैसे मुंबई में बॉलीवुड मूवी में सेट लगाते हैं ना मूवी शूट करने से पहले। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। हाल ही में हो जनजाति भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की जा रही है। यह भाषा निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय समूहों द्वारा बोली जाती है? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं अभी तक। हो को शामिल करने की और भी कई भाषाएं जिनको शामिल करने की मांग हो रही है, लेकिन हो फिलहाल यहाँ न्यूज़ में है। तो हो जो जनजातीय भाषा जिन जनजातीय राज्यों के समूहों द्वारा बोली जाती है, जिन राज्यों के जनजातीय समूहों द्वारा बोली जाती है वो हैं झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और असम भी है इसमें, बी है इसका आंसर। चर्चा में क्यों है? झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले हो जनजातीय भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की जा रही है। 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग, देखिए ओडिशा और झारखंड की सरकारें हो भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग कर रही हैं। हो भाषी समुदाय भी 8वीं अनुसूची में शामिल किए जाने की अपनी मांगों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। हो भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने से इसके संरक्षण और संवर्धन को बढ़ावा मिलेगा। प्रमुख समुदाय कौन कौन से हैं वो जो इसको बोलते हैं? यह झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और असम के हो, मुंडा और कोल्हा और कोल आदिवासी समूहों के द्वारा बोली जाती है। 11 हो गए। क्वेश्चन नंबर 12 है और ये अंतिम प्रश्न है। 12 प्रश्न डेट थे। हाल ही में निम्नलिखित में से किसने मानक पशु चिकित्सा उपचार दिशा निर्देश जारी किए हैं? बताइए किसने जारी किया है? SVTG यानी स्टैंडर्ड वेटरनरी ट्रीटमेंट गाइडलाइंस। नीति आयोग ने, केंद्रीय पशुपालन मंत्रालय ने, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न को पढ़कर सबसे ज़्यादा संभावना इस प्रश्न के उत्तर की होने की जो हो रही है वो बी ही है और बी ही इसका आंसर है। केंद्रीय पशुपालन मंत्रालय ने हाल ही में केंद्रीय पशुपालन मंत्रालय द्वारा मानक पशु चिकित्सा उपचार दिशा निर्देश यानी स्टैंडर्ड वेटरनरी ट्रीटमेंट गाइडलाइंस SVTG जारी किए गए। नवीनतम दिशा निर्देश हैं क्या? नवीन
तम दिशा निर्देश का उद्देश्य पशुधन एवं मुर्गी पालन में पाई जाने वाली बीमारियों के इलाज के लिए एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग को कम करने के साथ ही इसे विनियमित करना है। इसमें पशु चिकित्सा उपचार में आयुर्वेदिक दवाओं के इस्तेमाल का भी प्रावधान है। ठीक है, जो भी दवाइयाँ हों वो आयुर्वेदिक हों। और पहली बार है ऐसा, यह पहली बार है जब केंद्र सरकार ने पशुओं और पक्षियों की लगभग सभी बीमारियों के उपचार के लिए एक मानक तैयार किया है। तो 12 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के, इनकी प्रैक्टिस 1 से 2 बार कर लीजिएगा। धन्यवाद। इन सभी टेस्ट का फुल टेस्ट PDF परचेज कर सकते हैं। ये नंबर इस पर कॉल है, व्हाट्सअप करके। वन टाइम पेमेंट है 499 का। धन्यवाद।